बच्चों आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सब जो ये एडवांस लेवल टाइप के सब होने वाले हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से आप समझते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी की पावर 4 एंड जी बी द इनवर्स ऑफ एफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश जीरो। बच्चों डिफरेंशिएशन में हमने ऐसा कुछ सीखा था, यदि आपको कोई फंक्शन गिवन है और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड करते थे। एक फॉर्मूला था उसके लिए बच्चों, इफ जी इज इनवर्स ऑफ एफ देन जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। जी डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। यहाँ बच्चों जो g है वो क्या है, वो f इनवर्स x है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी। अब बच्चों इसमें जो आपका फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है, तो जब आप f डैश निकालेंगे तो इस इंटीग्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। उसमें आपका न्यूटन लेबनिज थ्योरम काम आएगा बच्चों। उम्मीद है आपने वो सीख ही लिया होगा, नहीं सीख लिया हो तो उसका वीडियो देख सकते हैं अपने चैनल पे जाके, वहां आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों अब इसमें क्या करना है आपको भाई, आपको जी डैश जीरो फाइंड करना है। तो बच्चों जी डैश जीरो का वैल्यू तो क्या हो गया, जी डैश जीरो हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश जी जीरो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा जी जीरो का वैल्यू। तो जी जीरो का वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना सिखाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में फाइंड करके दिखाएंगे, फिर डायरेक्टली आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप जी जीरो का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जी जीरो मतलब कि एफ इनवर्स जीरो। इसको आप लेट कर लीजिए टी। लेट कर लिया हमने, जी जीरो का वैल्यू टी होगा और जी तो एफ इनवर्स है बच्चों, तो जी जीरो इक्वल्स टू एफ इनवर्स जीरो। सो एफ इनवर्स जीरो इक्वल्स टू टी। तो यहां से एफ इनवर्स जीरो इक्वल्स टू टी है बच्चों, तो यहां से एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। एफ इनवर्स जीरो इक्वल्स टू टू है बच्चों, तो एफ ऑफ टी का वैल्यू जीरो होगा। मतलब कि आपको ऐसा वैल्यू बताना है जिससे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए। अब ये देखो जी, यदि हम एफ ऑफ टी का वैल्यू लिखें तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 2 से टी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी की पावर 4। और बच्चों एक बात और समझो, हमने इसको ना टी लेट किया है। अब इससे गुमराह मत हो जाना कि ये टी और ये टी में कुछ लेना देना है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, टी एक्स पी कुछ भी लेट कर सकते हो, लेट ही तो करना है। तो आप देखो बच्चों इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो कब होगा। भाई इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो तब होता है जब उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाता है। तो जब इसमें यहाँ टी का वैल्यू 2 होगा, टी का वैल्यू 2 होगा बच्चों, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और टी किसको माना था आपने, जी जीरो को, देयरफॉर जी जीरो इज इक्वल टू 2। तो बच्चों जी जीरो का वैल्यू 2 के इक्वल आ गया है। ये यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ डैश 2, 1 अपॉन एफ डैश 2। तो जी जीरो का वैल्यू, जी डैश जीरो का वैल्यू बच्चों हो गया 1 अपॉन एफ डैश 2। अब क्या करेंगे आप, अब हमें एफ डैश निकालना पड़ेगा अभी। तो आइए नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। अब इसको बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में क्या काम आएगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। क्या कहता था थ्योरम, थ्योरम ये कहता है पहले टी के प्लेस पे आप अपर लिमिट पुट कर दो, पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दो। तो जहां भी टी दिखे वहां बच्चों अपर लिमिट मतलब एक्स पुट कर दो, तो ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। भाई अपर लिमिट तो एक्स था, उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, फिर क्या कहता है, माइनस में होता है टी के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट कर दो इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बच्चों यहाँ लोअर लिमिट तो 2 है, 2 मतलब कि कांस्टेंट है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चों हो गया जीरो। तो बच्चों हमने एफ डैश एक्स फाइंड कर दिया है। अब इसमें आप एक्स को 2 पुट कर देंगे, सो आपको क्या मिल जाएगा,
एफ डैश टू। सो क्या बनेगा, ये कितना आसान है, यहाँ x को आप 2 पुट कर दीजिए, 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 प्लस 1 हो गया 17, तो ये बच्चों वैल्यू आ गया। सो एफ डैश टू का वैल्यू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। हमें तो क्या फाइंड करना था, जी डैश जीरो। अरे जी डैश जीरो क्या है रे, 1 अपॉन एफ डैश टू। सो एफ डैश टू 1 अपॉन अंडर रूट 17 है, तो 1 अपॉन एफ डैश टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17। तो बच्चों जी डैश जीरो का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 17। आओ बच्चों एक और ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, अब साथ साथ आप लोग भी ट्राई कर लो रे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ fx is equal to integration 4 to x square under root of 9 plus t square dt 9 plus t square dt has an inverse then f inverse dash 0 is equal to what। तो देखो क्या कहा कि एक फंक्शन fx है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हैज एन इनवर्स का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कि इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो उसका जो इनवर्स है उसका 0 पे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, लेट g इज इक्वल टू एफ इनवर्स। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे लिख के ज़्यादा अच्छा हमें लगता है। तो हमें अब क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको हमने जी लेट कर लिया है, तो ये क्या बन गया जी डैश जीरो। अब जी डैश जीरो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 अपॉन एफ डैश जी जीरो, 1 अपॉन एफ डैश जी जीरो के इक्वल होगा। अब बच्चों इसमें आप जी जीरो का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिटेल में फाइंड करके दिखाया था जी जीरो का वैल्यू। तो जी जीरो एक्चुअली में एक्स का वो वैल्यू है, जी जीरो एक्चुअली में एक्स का वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपका फंक्शन का वैल्यू 0 कब होगा, जब लिमिट सेम हो जाएंगी, मतलब कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन 0 हो रहा है, तो जी जीरो का वैल्यू हो गया बच्चों 2। तो ये आ गया 1 अपॉन एफ डैश 2। अब भाई वापस से हमें एफ डैश निकालना है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करने के लिए न्यूटन लेबनिज थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो ये अंडर रूट 9 प्लस, यहाँ देखो जी टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगा, 9 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो हो गया बच्चों 2x। लोअर लिमिट 0 है, जब इसको पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब भाई बच्चों यहाँ से हम एफ डैश 2 का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इसमें आप x से क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 की पावर 4 करोगे 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो गया 25, और उसका रूट करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 ये वाला और एक x का वैल्यू 2 पुट किया, तो ये वैल्यू आ गया है बच्चों 20। तो f डैश 2 का वैल्यू 20 आ गया है। हमें तो g डैश 0 फाइंड करना है, और g डैश 0 क्या है 1 अपॉन एफ डैश 2 है, इसलिए g डैश 0 का वैल्यू आ गया बच्चों 1 अपॉन 20। बच्चों एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। होमवर्क क्वेश्चन में कहा गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 टू एक्स
एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 to x dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 13 if g is equal to f inverse, मतलब gx is inverse of fx, then find g dash 0, then find g dash 0। देखो बच्चों बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका सुंदर सा सॉल्यूशन सेंड कर देना है बच्चों में। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक और अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लेट f be a real valued function, f be a real valued function defined on the interval -1 to 1 such that, भाई इसका मतलब तो समझते हो ना, डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 to 1, इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन -1 to 1 है। और क्या दिया है फंक्शन के बारे में भाई, e to the power -x into fx, e to the power -x into fx is equal to 2 plus इंटीग्रेशन 0 to x अंडर रूट ऑफ t की पावर 4 plus 1 dt फॉर ऑल x belongs to -1 to 1 and g is equal to f inverse, then find g dash 2, then find g dash 2। तो ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसमें सीधे सीधे आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया नहीं है, एक इक्वेशन से लिख के रिलेशन आपको दे दिया है। तो आइए, हमें घबराना नहीं है, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। भाई बच्चों g dash 2 का जो वैल्यू होगा वो तो 1 upon f dash 2 होगा, सॉरी 1 upon f dash 2 नहीं, 1 upon f dash g2 होगा, 1 upon f dash g2, दो बार एक बार लिख देते हैं, 1 upon f dash g2 होगा, है ना भी। g dash x 1 upon f dash gx होता है। अब g2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, g2 का मतलब ये हुआ आपको x का वो वैल्यू बताना है जिससे fx का वैल्यू 2 हो जाए, x का वो वैल्यू बताना है जिससे fx का वैल्यू 2 हो जाए। तो आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन है इसमें आप fx को 2 पुट कर दीजिए और फिर वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें बच्चों fx को 2 पुट कर दिया तो ये 2 e to the power -x इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x अंडर रूट t की पावर 4 plus 1 dt। आप बच्चों यहाँ अच्छी नज़रों से आप एक बार इसको देखिए कि x का वैल्यू यहाँ से क्या आ सकता है, कौन सा x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। देखो ये हमें तो एक समझ में आ रहा है। पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन कैसे 0 होगा। x को यदि मैं 0 रख दूं, यदि मैं x को 0 रख दूं, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। और x को 0 साथ साथ इधर रखने से ये e की पावर जो -x है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 2 + 0, मतलब कि 2 = 2 आ गया, 2 = 2 आ गया। इसका मतलब कि x = 0, x = 0 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो g2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है, g2 का वैल्यू 0। अरे समझ में आ गई बात है भाई। g2 का मतलब ये होता है x का वो वैल्यू जिससे fx 2 हो जाए। तो हमने इस रिलेशन में fx को 2 पुट कर दिया, फिर x का वैल्यू निकाल लिया, वहां से x का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू ही g2 का वैल्यू होगा।
तो बच्चों g2 का वैल्यू आ गया 0, तो ये बन गया 1/f'0। तो आपको 1/f'0 एक्चुअली में फाइंड करना है। उसके लिए बच्चों यहां से हमें f'(x) निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ये जो रिलेशन आपको गिवन है, ये वाला जो रिलेशन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये वाले रिलेशन को यहाँ ले आओ और क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई। तो डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट रूल यूज होगा जी लेफ्ट हैंड साइड में। तो e⁻⁻x को ऐसे ही रखो, fx को डिफरेंशिएट करोगे तो f'(x) आएगा माइनस e⁻⁻x इंटू fx। e⁻⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e⁻⁻x, fx को ऐसे ही रखेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड में यदि हम पहुंचते हैं बच्चों तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, और यहां इसमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम काम करेगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x⁴ + 1। अब बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है f'0। तो इसमें आप x को 0 पुट कर दीजिए। यहां क्या पुट कर दीजिए, x = 0। बच्चों इसमें x को 0 पुट करेंगे तो e⁻0 तो 1 हो जाएगा। तो यहां क्या बना, यहां बना f'0 माइनस e⁻0, ये 1 हो गया। तो यहां बना f0 और इक्वल टू में बन गया 1। अब बच्चों कहानी क्या आ गई, अब f0 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब ये f0 तो हमें पता ही नहीं है, तो घबराना नहीं है। यहां पहले f0 का वैल्यू निकालते हैं। क्या करिएगा, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में x को आप 0 पुट कर दीजिए। तो इसमें x को 0 पुट करेंगे, चाहो तो ऐसे ही दिख जाएगा यारो भाई। x को 0 पुट करेंगे, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ f0 हो गया। इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां से हमने दिखा भी था, जब हमने किया था भाई, क्या किया था, जब हमने fx को 2 रख के x का वैल्यू निकाला था तो 0 ही तो आया था। तो x = 0 रखने से फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो भाई हमें पता चल गया कि f0 का वैल्यू 2 है। तो यहां से बच्चों f'0 का वैल्यू कितना आ गया, 3। f'0 का वैल्यू आ गया बच्चों 3। तो आंसर क्या हुआ, आंसर मतलब कि g'2 क्या था, g'2 था 1/f'0। f'0 का वैल्यू कितना आया, 3। तो g'2 का वैल्यू आ गया बच्चों 1/3। तो बच्चों हमने ये एक तरीके के सवाल कर लिए जिनमें आपको फंक्शन आप गिवन होता था और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना होता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों, और यहाँ फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन होता था। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट यूज होने हैं। पहला तो जी इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना, g'(x) = 1/f'(gx), और दूसरा न्यूटन लेबनिज थ्योरम बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, if x belongs to 0 से π/2, find the value of fx = integration 0 to sin square x sin inverse √t dt plus integration 0 to cos square x cos inverse √t dt। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो ये जो फंक्शन fx गिवन है अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको निकालना है। मतलब एक्चुअली में ये जो लिखा है इधर इंटीग्रेशन, इस पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है, उसका जो भी छोटा सा वैल्यू आएगा वो आपका fx होगा। तो कैसे करें भाई, बच्चों ये जो इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं हैं, और ये आसानी से सॉल्व होने वाले नहीं है तो आपको उनको सॉल्व करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। भाई करना तो इनको इंटीग्रेट था, वो हमसे हो नहीं रहे, तो हमने क्या किया, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे तो उसके बाद यहां से इंटीग्रेशन के साइन हट जाएंगे, उसके बाद उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर वापस जाके इंटीग्रेट कर देंगे, तो शायद fx का वैल्यू आ जाएगा। तो f'(x) भाई इसको डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूटन लेबनिज थ्योरम काम आएगा। क्या कहता है वो, पहले t के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दो, तो साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, भाई साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x। अरे चेन रूल लगता है ना, साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 sin x,
फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, उसी को साइन 2x लिखेंगे। फिर बच्चों t के प्लेस पे 0 पुट करेंगे और फिर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो सब 0 ही हो जाएगा। भैया तो जब मान लो कोई भी लिमिट आपका कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाता है, तो उससे लिखने का कोई फायदा नहीं, वो 0 ही आएगा। बच्चों यहाँ सेकंड वाले में भी देखोगे सेम टू सेम बनेगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस का साइन 2x, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x। आप बच्चों देखिएगा जो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स ही बन जाएगा। भाई वैसे तो रूट हटाते हैं तो मोड आता है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा चक्करबाजी है नहीं, क्योंकि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है, तो वहां साइन पॉजिटिव ही होगा, इसलिए मोड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या लिख दिया भैया, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस यहां से देखो क्या बन गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में -1 लिख लो, और जो अपना साइन 2x है उसको बच्चों आप कॉमन ले लो। अब देखो जी साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, वैसे तो साइन इनवर्स साइन एक्स के बहुत सारे वैल्यू होते हैं, लेकिन हमारा x तो 0 से π/2 है, जब x 0 से π/2 होगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होगा, ऐसी कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू भी x होगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x, और इनटू में है साइन 2x। देखो जी इसका वैल्यू आ गया है 0। बच्चों f डैश x का वैल्यू 0 आ गया है, f डैश x का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, f(x) इज कांस्टेंट, तो f(x) एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ। f डैश x का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा। किसी भी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव हमेशा 0 आ रहा है तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब बच्चों f(x) आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये होता है इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि इन दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम हो जाए। अब इन दोनों इंटीग्रेशन का लिमिट सेम होने से हमने क्या फायदा होगा, भाई हमने ये फायदा होगा कि यदि दोनों लिमिट सेम हो गए तो ये ऐड हो जाएंगे फंक्शन, और ऐड कैसे, साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, तो कोई फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 वाला, वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो हमें एक्स का ऐसा वैल्यू रखना है जिससे लिमिट सेम हो जाए दोनों इंटीग्रेशन की बच्चों। तो भाई लोअर लिमिट तो 0 है ही, उसका तो क्या सोचना, अपर लिमिट की बात देखो, यहां साइन स्क्वायर है वहां कॉस स्क्वायर है, भाई साइन और कॉस एक्स की कौन सी वैल्यू पे इक्वल होते हैं, π/4 पे इक्वल होते हैं, तो π/4 पुट कर लो, π/4 पे सेम आएंगे दोनों के वैल्यू, तो आप किसका वैल्यू निकाल लो, f π/4 का वैल्यू निकाल लो, तो लिमिट कितना बन जाएगा जी, 0 से 1/2। भाई साइन 45 साइन π/4 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लिमिट दोनों का सेम ही हो जाएगा, तो दोनों इंटीग्रेशन एक साथ ही हम लिख देंगे बच्चों। तो साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, भाई साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू π/2 होता है, तो इसको π/2 लिख देंगे, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से 1/2 इंटू π/2 dt। अब भाई इतना इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, इसको सॉल्व करके π/4 आ जाएगा। तो बच्चों f π/4 का वैल्यू π/4 आ गया है, और फंक्शन तो कैसा था, फंक्शन कांस्टेंट था। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, उसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर तो हमेशा सेम ही आना है। तो भाई यदि π/4 रख के आंसर π/4 आया है, तो बाकी सब वैल्यू पे भी कितना आंसर आएगा, π/4 ही आएगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं f(x) इज इक्वल टू π/4, f(x) का वैल्यू हमेशा ही π/4 होगा बच्चों, यही है अपना आंसर बच्चों। तो देखा आपने कितना शानदार ये क्वेश्चन था, हमसे ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेशन हटे, उसके बाद सिंप्लीफाई हुआ, फिर हमने f(x) निकाला बाद में। क्लियर है जी। आइए एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों जो करने जा रहे हैं, उसको आप कोशिश करना एक बार करने की,
बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें ही बच्चों कहा गया है फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, और गिवन क्या है एफ एक्स आपको 1/e, इंटीग्रेशन 1/e से 10x टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1/e से cot x dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये है बच्चों छोटा सा क्वेश्चन। तो इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आओ बच्चों पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, न्यूटन लेबनिज थ्योरम काम आएगा। टी के प्लेस पे आप 10x पुट कर देंगे तो क्या बन गया रे बच्चों 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। भाई लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, वो सब तो जीरो ही हो जाएगा। प्लस आप जी इसमें वाले में आप क्या करिएगा, t के प्लेस पे cot x पुट कर दो तो cot x 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, और बच्चों फिर cot x का डिफरेंशिएशन, cot का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का cosec स्क्वायर x। ऐसा बच्चों बन गया है। अब देखिए ध्यान से, अच्छी नजरों से देखो। अरे भाई ये देखो, ये क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है भाई, और ये क्या है सेक स्क्वायर है। आपको पता ही होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसल, तो क्या बचा यहाँ 10x बचा। यहाँ देखो ये जो माइनस है इससे पहले हम माइनस बना लो, जो 1 अपॉन cot x लिखा है उसको आप 10x लिख लो। अब आगे की बात देखो भाई, ये लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स कितना होता है cosec स्क्वायर एक्स होता है। वहां भी क्या लिखा है cosec स्क्वायर एक्स लिखा है, तो कैंसिल हो गए ना, तो यहाँ बचा सिर्फ 10x। तो 10x माइनस 10x बराबर 0। तो f डैश x का वैल्यू फिर से आ गया है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो आप तो एक्स की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, वही हमेशा रहेगा वैल्यू। तो कैसा वैल्यू सोचना है, वैल्यू ऐसा सोचो एक्स का जिससे कि दोनों का लिमिट सेम हो जाए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, π/4 रख लो। तो बच्चों फाइंड कर लो f π/4, f π/4 तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/e से 1, इंटीग्रेशन 1/e से 1। आप दो लिमिट दोनों सेम हो गए तो इंटीग्रेशन ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और उसके प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ऐसा बच्चों बन गया है। आप तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर लो रे बच्चों, सिंप्लीफाई करना ही बहुत आसान है। थोड़ा सा एलसीएम सा ले लो बस इसका। भाई एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर t से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा t स्क्वायर और इधर बचेगा 1। ऐसा बच्चों हो गया, इंटीग्रेशन है 1/e से 1। आप देखिएगा बच्चों क्या हुआ, ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन टी। भाई सिर्फ 1 अपॉन टी बचा है और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा ln t। तो ये आ गई जी ln t, लिमिट है 1/e से 1, वैल्यू पुट कर दो ln 1 हो गया 0 माइनस ln 1/e ये हो जाएगा -1। तो बच्चों वैल्यू आ गया है 1। तो f π/4 का वैल्यू आ गया है 1। बच्चों f π/4 का वैल्यू 1 आ गया है। और फंक्शन तो कैसा था, फंक्शन तो कांस्टेंट था। अब यदि π/4 पे 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का वैल्यू हमेशा ही कितना आएगा, फंक्शन का वैल्यू हमेशा ही 1 आएगा। देयरफॉर fx इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जो इतना खतरनाक सा फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअली में उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू 1 है बच्चों। तो ये हल्के हल्के आपको समझ में आ गए। इस टेक्निक को भी आपने समझ लिया है कि कई बार आपसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके फिर बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। आइए इसी में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं।
आओ देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों एक इंटीग्रेशन है, उसको आपको फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन देखने में तो आपको नॉर्मल सा ही लग रहा होगा, लेकिन ये उतना सीधा है नहीं। ठीक है भी, इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे, ये आराम से नहीं होने वाला है। हमारी बात करें तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ आप समझ ही नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो पता है कौन है? ये जो ए इसमें यहाँ एक लिखा हुआ है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट टाइप का तरीका है बच्चों सॉल्व करने का। ध्यान से समझिएगा क्या है बच्चों। जब इसको आप इंटीग्रेट कर चुके होंगे, x की वैल्यू 1 और 0 रख देंगे। मान लेते हैं आपने इंटीग्रेट इसको कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे बच्चों तो इसमें x कहीं नहीं बचेगा, क्योंकि x की जगह आपने 1 और 0 पुट कर दिए होंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा a। तो इसका जो आंसर होगा वो a के टर्म्स में आएगा। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं? f ऑफ a का फंक्शन ही तो है ये। तो f ऑफ a इक्वल हमने इसको ले लिया इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों क्या करिए, आपसे इंटीग्रेट तो हो नहीं रहा है, तो आप इंटीग्रेशन को छोड़िए, डिफरेंशिएशन हमें आता है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको हम क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों यहाँ। बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है, इसके लिए a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। लेकिन जब इसको आप सॉल्व कर चुके होंगे तो ये a का फंक्शन आएगा। तो यदि हम इस फंक्शन को f ऑफ a कहते हैं, f ऑफ a, तो अब इसमें वेरिएबल कौन है? a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो जब हम f डैश a निकालेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम इसको a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और उस टाइम पे x कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डिफरेंशिएशन सीधा अंदर जाके हो जाने वाला है। इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब तो कांस्टेंट है जो x वाले टर्म्स हैं भी। तो tan इनवर्स ax को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू में आएगा बच्चों x, इनटू में आएगा x। इनटू x समझ में आया? अरे भाई tan इनवर्स ax आना, तो ax को डिफरेंशिएट करोगे। आज x कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, तो ax का डिफरेंशिएशन आ जाएगा x। आप बच्चों देखिएगा, ये वाला x इस दूर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके का बच्चों क्वेश्चन कुछ बन गया है। आप देखो आपका ये इंटीग्रेशन करने लायक है। हाँ, इसमें एक अच्छी फीलिंग सी आ तो रही है थोड़ी सी। कहाँ से आ रही है? यहाँ से। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और जब ऐसा लिखा हुआ करता है तो हम x को साइन थीटा पुट कर देते हैं, और dx का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा बनेगा ही बच्चों। तो बच्चों देखिएगा f डैश a का वैल्यू कितना बनता दिख रहा है? इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट चेंज हो गई है बच्चों। जो dx वहां दूर बैठा है उस dx का वैल्यू हो गया है cos थीटा डी थीटा। बच्चों जो x है उसको हमने साइन थीटा पुट किया है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू cos थीटा ही बन जाएगा, और ये 1 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बच्चों बन जाएगा। बच्चों cos थीटा से cos थीटा को आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बच्चों कुछ है। अब इसे ध्यान से देखिए, क्या इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ तो हमने इंटीग्रेट जरूर किया है कभी। कैसे क्या करते थे, याद है भाई? ऐसे वालों को तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर लिया करते थे। cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो इसमें ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों जब cos स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो है भी, तो न्यूमरेटर में तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में देखिए,
1 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बन गया सेक स्क्वायर, और बच्चों इसको हमने किया कॉस स्क्वायर से डिवाइड तो ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या क्या करते थे बच्चों, इसके बाद आप टेन थीटा को टी पुट कर लिया करते थे। तो यहाँ बच्चों आप टेन थीटा को आप टी पुट कर देंगे, तो टेन थीटा को टी पुट करेंगे भी तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो डी टी बन जाएगा। लिमिट इसका 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। और बच्चों जो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है नीचे वाला उसको आप 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे। तो ऐसा कुछ बच्चों बन गया है। अब इसको आप ध्यान से देखें, ये 1 क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्म बना है, तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर भाई कॉमन ले लीजिए, जो बाद वाले दोनों टर्म हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और इनटू में बच्चों टी स्क्वायर, ऐसा भाई बन गया है। अब ये देखो कोई फॉर्मूले टाइप का बनता हुआ दिख रहा है, 1/1 प्लस समथिंग स्क्वायर बन के तो कोई फॉर्मूला बनेगा। तो आइए बच्चों इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस, भाई 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर तो लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे बना लो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर। अब देखो जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्म बन गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स, भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। यहाँ x की जगह लिखा हुआ कुछ अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टी। अब बच्चों देखो t के मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। आप भाई इसमें आप लिमिट पुट कर दीजिए, और लिमिट क्या चल रहा है रे आजकल, 0 से इन्फिनिटी। बच्चों जब इसमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा, जिसका वैल्यू π/2 होता है। 0 पुट करेंगे tan इनवर्स 0 बन जाएगा, जिसका वैल्यू 0 होता है। तो कुल मिला के देखें तो बस ये π/2 बना, तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी बन गई है, π/2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू आ गया है। और पता है ये किसका वैल्यू है, ये f डैश a का वैल्यू है। लेकिन हमें तो किसका वैल्यू निकालना है, हमें तो वैल्यू निकालना है f ऑफ a का। तो ये f डैश a आ गया है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो f ऑफ a आ जाएगा। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, π/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों पता है किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, भाई डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रखा था, a के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, a के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dA। अब भाई ये तो कोई फॉर्मूला सा लग रहा है आपको, सॉरी 1/, है भी 1/, है ना, π/2 बाहर चला गया तो 1/ बचा, तो 1/ अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln a प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में कांस्टेंट c। बच्चों यहाँ इनडेफिनिट वाला इंटीग्रेशन हमने किया है, इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा बच्चों। अब बच्चों ये जो c है इसका वैल्यू भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, इस c का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। अब c का वैल्यू देखिएगा किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वापस एक बार जाना पड़ेगा। वापस कहाँ जाना पड़ेगा भाई, f ऑफ a आपने किसको लेट किया था, इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही तो fa आपने लेट किया था। अब यहाँ यदि हम इसमें a को 0 रख देते हैं तो f ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, जिसमें आपने a को 0 रख दिया तो ये तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और 0 है तो इंटीग्रेट करने के बाद भी वैल्यू 0 ही आएगा, डेफिनेट वाला है ना, लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब f0 का वैल्यू 0 है।
बच्चों f0 का वैल्यू 0 है। अब क्या करिए, अब आप यहाँ आ जाइए, इसमें आप a को 0 रख दीजिए। यदि यहाँ हम a को 0 रखेंगे बच्चों, देखो लॉग के अंदर कितना बन जाएगा, लॉग के अंदर बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा 1, तो ये log 1 बन गया है और log 1 का वैल्यू 0। तो a को 0 रखने से ये पूरा वैल्यू 0 बन गया है। तो यहाँ से f(0) का वैल्यू कितना आ रहा है, c आ रहा है, लेकिन f(0) का वैल्यू तो कितना है, 0 है। इसका मतलब c का वैल्यू कितना होगा, इसका मतलब c का वैल्यू 0 होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? यहाँ देखो, जिसमें आप a को 0 पुट करेंगे तो f(0) का वैल्यू c के इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमने पता कर लिया f(0) का वैल्यू 0 है। इसका मतलब c का वैल्यू 0 हो गया है बच्चों। अब ये c का वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो f ऑफ a का वैल्यू आ जाएगा। और f ऑफ a क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स ax अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/2 इंटू ln a प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर। ये बच्चों आ गया फाइनली अपना आंसर। तो कुछ कुछ कहानी समझ में पड़ी आपको भी। क्या है, यदि इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट टाइप आ जाता है और वो आसानी से इंटीग्रेट नहीं होने देता, भाई हो सकता है एक तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, फिर तो कुछ सोचना नहीं है, आसानी से इंटीग्रेट नहीं होने देता, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफाई को छोटा सा आ जाएगा फिर वापस से उसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। आओ बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिससे थोड़ा और आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा where x is greater than or equal to 0। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या किया जाएगा बच्चों इसमें। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। सॉरी, यहाँ इसमें डी एक्स नहीं है, डी थीटा है बच्चों, डी थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो अब इसमें देखो, ये थीटा के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। देखो साइन थीटा, अब इसके अंदर देखो ये कौन आके बैठा है, ये एक्स आके बैठ गया इसके अंदर, ये इसको इंटीग्रेट होने नहीं देगा। तो अब हमें क्या करना होता है भाई, अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है एक्चुअली में किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है। तो इसको एफ एक्स हम लेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स। हम जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है उसको तो साइड में लिख लो। आप बच्चों ln को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप x साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल यूज हो रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखें। ऐसा बच्चों कुछ बन गया है। आप देखिए ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहानी में देखो ये बचा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो हमें सॉल्व करना आता है। एक बार इसको ना वापस लिख लेते हैं, फिर आप सोचिएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ऐसे वाले को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखो जी आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स टेन स्क्वायर थीटा।
ऐसा बच्चों बन जाएगा। इसके बाद तो आप जानते ही क्या करना होता है, अरे इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो टेन थीटा को टी पुट कर देना है। भाई टेन थीटा को टी पुट करेंगे ना तो ऊपर तो डी टी बन गया, सेक स्क्वायर थीटा डी टी बन गया। नीचे जो सेक स्क्वायर है उसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दो, और नीचे जो टेन है उसको तो टी रखना ही है। लिमिट बच्चों 0 से इन्फिनिटी बन जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा बच्चों बन गया है। अब वही इसको हम होल स्क्वायर टाइप से यहाँ लिख लेंगे और टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखिएगा कैसे, तो इसको भाई कैसे लिख दिया हमने, 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू टी होल स्क्वायर। अब ये देखो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया है, तो ये बन गया बच्चों टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू टी। आप बच्चों टी के मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। बच्चों वही सब पुरानी बातें रहे, इन्फिनिटी पुट करेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे टेन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया है। तो ये बन गया पाई बाई 2 और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और ये पता है किसका वैल्यू चल रहा है भैया, ये वैल्यू चल रहा है एफ डैश एक्स का। ये बच्चों एफ डैश एक्स का वैल्यू आ चुका है, लेकिन हमें तो किसका वैल्यू निकालना था, हमें तो एफ एक्स का वैल्यू निकालना था। तो उसके लिए इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। सो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है बेचारा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल वाला है, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। तो भाई बच्चों एफ एक्स का वैल्यू आ गया पाई बाई 2 तो है ही यहाँ, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस सी। जब भी इनडेफिनेट वाला इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा। अब भाई देखो पाई बाई 2 का ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया है। अब क्या, अब ये जो छोटू सा c है इसका वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाला था बिल्कुल वैसे ही इसमें भी वैल्यू हम निकाल लेंगे बच्चों। एक बार हम एफ एक्स को वापस से सुंदर सा लिख देते हैं, ये आ गया पाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमने एफ एक्स का वैल्यू बच्चों निकाल लिया है। यदि यहाँ इसमें हम x को 0 रख दें तो f0 का वैल्यू यहाँ से पाई प्लस सी आ जाएगा, f0 का वैल्यू यहाँ से पाई प्लस सी आ जाएगा। अब जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन था जहाँ से हमने कहानी शुरू करी थी वो क्या था, एफ एक्स का वैल्यू था इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों यदि इसमें हम x को 0 रख दें, इसमें यदि हम x को 0 रख दें तो क्या होगा, देखिए यदि x को 0 रखोगे तो ये ln 1 बन जाएगा, और ln 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ रहा है। यहां से f0 का वैल्यू 0 आ गया, और यहाँ f0 का वैल्यू कितना था, पाई प्लस सी था, इसलिए c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू आ गया माइनस का पाई। तो बच्चों c का वैल्यू माइनस पाई आ गया है। अब ये c का वैल्यू अब यहां पुट करेंगे तो fx आ जाएगा। देयरफॉर fx मतलब कौन, fx मतलब इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, पाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस पाई। ये बच्चों आ गया फाइनली अपना आंसर। तो ये दो कितने शानदार क्वेश्चन आपने देखे। यदि इस टेक्निक का आपको आइडिया ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये बड़ी गंभीर समस्या आपके लिए पैदा कर सकते हैं बच्चों। तो एक नया तरीका आपके दिमाग में आ गया है
यदि किसी इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक कांस्टेंट आ जाए, ये ध्यान से समझो, जब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम तो एक्स को कांस्टेंट ही कहेंगे, कांस्टेंट कोई आ जाए और उसकी वजह से फिर आप आराम से इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो घबराना नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना भाई। उसके बाद सिंप्लीफाई होके आपका एफ डैश आ जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स बच्चों आ जाएगा। आओ बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों सिग्मा एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3n + 1 - 1/3n + 2। ये एक बच्चों सीरीज बनेगी, इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, ये तो देख के लगता है शायद सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन ये सीक्वेंस सीरीज के किसी भी मेथड से सॉल्व होने वाला नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है शायद मैं इसका सिग्मा ओपन कर दूंगा तो शायद इसका सम निकल आएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है बच्चों। इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से बच्चों सॉल्व करेंगे, देखिएगा किस तरीके से बच्चों करते हैं। बच्चों यहां थोड़ा एक बार आप समझिए। बच्चों यदि कभी आपको बोले जी इंटीग्रेशन 0 से 1 x⁻3n, इसका वैल्यू आप निकालें, तो कैसे निकालोगे आप भाई? इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो x⁻3n + 1/3n + 1 और लिमिट पुट करोगे 0 से लेके 1 तक। बच्चों x को पहले इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/3n + 1 आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/3n + 1। ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसको उल्टा समझिए आप, 1/3n + 1, 1/3n + 1 को क्या लिखा जा सकता है? उसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻3n dx। तो वही करने वाले हैं, सिग्मा को ऐसे ही रहने दो। आप बच्चों जो 1/3n + 1 था उसको लिखो इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻3n dx। ऐसे बच्चों 1/3n + 2 कैसे आएगा? यदि इसकी पावर में 3n + 1 करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद नीचे 3n + 2 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻3n + 1 dx। ऐसे बच्चों हमने इसको लिख दिया है। आप देखिए क्या है, एक तो भाई ये जो दोनों इंटीग्रेशन है इनका लिमिट सेम ही है तो एक ही इंटीग्रेशन बना सकते हो, और बच्चों ये जो सिग्मा है इस सिग्मा को आप अंदर ले जाइए, इंटीग्रेशन को बाहर ले आइए, तो कैसा लिख पाएंगे इसको आप? इंटीग्रेशन 0 से 1 सिग्मा x⁻3n - सिग्मा x⁻3n + 1 dx। ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों इसमें n का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है ही। आप बच्चों ये सिग्मा आप ओपन करेंगे, सिग्मा आप ओपन करेंगे और इसका सम निकालेंगे। हम इसको इधर साइड में आपको ओपन करके दिखा रहे हैं बच्चों, एक एक का सम निकाल के। सिग्मा n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी, सिग्मा n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी x⁻3n। बच्चों जब इसका सिग्मा ओपन करोगे, n को 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, n को 1 पुट करोगे तो x³ होगा, x को 2 पुट करोगे x⁻6 आएगा, आप टू इनफाइनाइट टर्म से चलेगा। बच्चों इसको यदि आप ध्यान से देखें ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया है, और इसके सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। बच्चों इसमें a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू x³ है। तो बच्चों जो पहले वाला है सिग्मा x⁻3n ये बन गया है 1/1 - x³। बिल्कुल ऐसे इसका भी आप सम निकालेंगे। जब इसका सिग्मा ओपन करेंगे तो इसको आप ध्यान से देखिए, कुछ भी अलग नहीं है, x⁻3n + 1 है, इसमें x⁻3n था तो ये x⁻3n × x ही तो है, तो पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, तो इसका सम क्या होगा? इस वाले को x से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि क्या बन गया? x/1 - x³। देखिएगा बच्चों ऐसा कुछ बन गया है। अब भाई क्या करेंगे इसमें बच्चों आप, भाई डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा तो ऐसा बनेगा 1 - x/1 - x का क्यूब।
अब नीचे जो 1 माइनस एक्स का क्यूब है उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो क्या दिख रहा है जी, इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर है 1 माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब है, उसको आप लिखोगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखो जी 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स हो गया आपका कैंसिल। आप देखो बच्चों ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया है। पढ़ा था ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को स्क्वायर कंप्लीट करके। तो क्या करेंगे भैया, स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो यार हमने स्क्वायर कंप्लीट करना सिखाया था आपको, बहुत बढ़िया से सिखाया था। तो भाई इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, और 3/4 को क्या लिखोगे आप, √3/2 का होल स्क्वायर। ऐसा बच्चों बन गया है। आप ये देखो ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया है। ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया। क्या होता था फॉर्मूला, 1 अपॉन ए की जगह लिखा है √3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह x प्लस 1/2 और a की जगह बच्चों √3/2। और बच्चों इसमें लिमिट भी आपको रखना है 0 से 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया बच्चों 2 अपॉन √3। यहाँ क्या बन गया जी, tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, 2x प्लस 1 अपॉन √3 और इंटीग्रेशन है 0 से 1। अब बच्चों 2 अपॉन √3 तो है ही है रे, अब इसमें आप लिमिट पुट कर दो। अरे देखो बच्चों ध्यान से, जब x को आप 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो कितना बन गया ऊपर, 2 प्लस 1 3, और 3 अपॉन √3, 3 अपॉन √3 तो √3 हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स √3 माइनस। बच्चों फिर आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 2x तो 0 हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन √3, tan इनवर्स 1 अपॉन √3। तो बच्चों क्या बन गया रे, 2 अपॉन √3। tan इनवर्स √3 का वैल्यू π/3 और tan इनवर्स 1 अपॉन √3 का वैल्यू π/6। तो 2 अपॉन √3 और अंदर देखा कितना आ गया, ये अंदर आ गया बच्चों π/6। ये π/6 बच्चों बन गया। आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी काटपीट मचा देंगे इसमें, तो ये क्या आ चुका है, ये बन गया π/3√3, π/3√3। ये बच्चों आंसर आ गया है। बच्चों यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें शुरू में, तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसका आंसर ऐसे पाई और √3 के टर्म्स में आ सकता है। वो तो सीधा सिंपल आपको सीक्वेंस लग रहा था और आपको लग रहा था कोई रेशनल नंबर इसका आंसर आएगा, लेकिन आपने देखा कैसे घूम फिर के जो ये क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर कितना अजीब सा बच्चों आ गया है। तो आज आपके दिमाग में सीरीज का सम निकालने का एक और खुराफाती विचार जन्म ले चुका है कि आप इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी किसी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। बच्चों आओ बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है भाई, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 2 1 प्लस t अपॉन n प्लस 1 होल पावर n dt। ऐसा बच्चों कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए इंटीग्रेशन भी है, लिमिट भी है। आप देखो आप ये क्या, ये इंटीग्रेशन आप आराम से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन आप आराम से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लिमिट आराम से निकाल पाओगे? भाई जो काम आराम से हो सकता है पहले उसको निपटा लो, फिर जो बचा हुआ होगा उसको आप, जो दूसरा काम बचा है उसके लिए वो करेंगे आप। तो बच्चे को लग रहा है कि लिमिट आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या करें आप, इंटीग्रेशन को बाहर लाओ, इंटीग्रेशन को बाहर लाओ और लिमिट को अंदर आप ले जाइए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस t अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n
और dt। अब देखो भाई ये लिमिट हम निकाल सकते हैं क्या? तो लिमिट के लिए तो सबसे पहले फॉर्म देखना पड़ेगा बच्चों, कौन सा फॉर्म बना हुआ है। n को इन्फिनिटी रखेंगे तो भैया ये तो 0 बन गया, तो यहाँ बचा 1 और पावर में इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना है। बच्चों याद है क्या 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व किया करते थे? एक फॉर्मूला होता था, यदि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है तो लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx। यहाँ fx 1 को टेंस कर रहा है और gx इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो ये होता है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें देखो fx माइनस 1 मतलब जो बेस होता है उससे -1 करना होता है, तो यहाँ जो बेस में 1 प्लस टी अपॉन एन प्लस 1 है उससे -1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या टी अपॉन एन प्लस 1, फिर पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू में n बच्चों आ गया है और dt यहाँ लिखा है। बच्चों इस तरीके का लिमिट निकालना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ऊपर t इंटू एन है नीचे n है, तो इसको जो लिमिट आएगा सॉल्व करके वो t आ जाएगा एक्चुअली में, नहीं तो लोपिटल रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करके भी आप दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे भी करोगे इसका वैल्यू t आ जाएगा, तो ये बन गया e की पावर t dt, e की पावर t dt। अब बच्चों e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही होगा और लिमिट है 0 से 2। अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1। अरे t को 2 रखेंगे तो e स्क्वायर हो गया और t को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगा और e की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो ये बच्चों आंसर आ गया e स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कई तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी चीज़ें आप, लेकिन ये सब जो कहानी ये मेनली जेईई एडवांस लेवल की ही हैं, ठीक है ना भाई। और इसको तभी आपको समझना है जब बेसिक चीज़ आपको सब बहुत अच्छे से आ जाती हैं। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। एडवांस वाले भी ऐसा नहीं है हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर केसेज में तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन ही आते हैं बच्चों। तो बच्चों आप जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जितना हमारा आईआईटी जेईई का सिलेबस में है, स्कूल के सिलेबस में, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो इंटीग्रेशन उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है, वालीज फॉर्मूला है, ये भी कई सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं होता। तो नॉर्मल क्लास में उसको हम नहीं पढ़ाने वाले। बाकी अपने चैनल पे आपको उनके वीडियोज मिल जाएंगे, आपको देखने की इच्छा हो तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं बच्चों। बाकी वो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में इतना ही है। बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर बच्चों स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा है? एरिया जो नेक्स्ट चैप्टर है, या उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, वो बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।